2023 में उत्सर्जन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, जो एनसीईआरटी 11th क्लास बायोलॉजी है वहाँ से आया था। देखो ये प्रश्न आया था आपकी। जंतुओं में विभिन्न उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जंतुओं को उनके सही उत्सर्जन अंगों से मिलान करना था। ये देखो प्रश्न कहाँ से बना था, ये प्रश्न बना था आपके यहाँ से, इस भाग से प्रश्न आया था। उत्सर्जी उत्पाद एवं निष्कासन से स्पष्ट रूप से यहाँ से दे रखा है। तभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। पूरा पूरा प्रश्न यहाँ से आया था। देखो यहाँ से ये सब कुछ यहाँ से दे रखा है। ज्वाला कोशिकाएं हैं, वरक है, नलिकाएं हैं, केंचुआ है, तिलचट्टा है, झिंगा है, पूरा पूरा प्रश्न चारों ऑप्शन यहाँ से बने थे। तो तभी मैं कह रहा हूँ बार बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी से बाहर कोई नहीं जाने वाला है प्रश्न। हेलो नमस्कार साथियों, दोस्तों आज अपने करेंगे जैव परक्रम का उत्सर्जन से करेंगे। और पिछली 2023 में जो रीट मुख्य परीक्षा हुई थी, यहाँ से एक प्रश्न आपका हूबहू एनसीईआरटी 11 से बना था, उसकी भी चर्चा अपने करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज अपने पढ़ेंगे उत्सर्जन में 16 नंबर अध्याय जो है आपके है, इसके अंदर उत्सर्जी उत्पाद एवं निष्कासन, ये इसमें पढ़ने वाले हैं। और जानेंगे इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें देखना उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, इसमें अपने क्या पढ़ेंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र है, मूत्र निर्माण है, वर्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य है, निस्यंदन एवं सांद्रण क्रियाविधि, वर्क क्रियाओं का नियमन है, मूत्रण उत्सर्जन में अन्य भूमिका, वर्क विकृतियां हैं, अन्य अंगों की भूमिका और वर्क विकृतियां हैं, ये सब इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें कुछ जीवों के बारे में भी बता रखा है शुरू में, कौन कौन से जीव है, उनका उत्सर्जी अंग कौन से है। यहाँ से मोस्टली प्रश्न जो आपके बना था। देखो इसमें प्राणी उपापचयी तथा अत्यधिक अंतः ग्रहण जैसी क्रियाओं द्वारा अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक है अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट आदि का संचय करते हैं। और प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतया या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक है। इस अध्याय में आप इन पदार्थों साथ ही विशेष रूप से साधारण नाइट्रोजनी अपशिष्ट के निष्कासन का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से नाइट्रोजनी अपशिष्ट है जो निष्कासन करते हैं विभिन्न प्राणी, उन सभी का अध्ययन अपने इस पाठ में करने वाले हैं। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट में मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया और यूरिक है। मुख्य रूप से जो प्राणी अपशिष्ट में से ठीक है उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक है। यहां से केवल आपको ये पता होना चाहिए कि अमोनिया का उत्सर्जन किन के द्वारा किया जाता है, यूरिया का किन प्राणियों के द्वारा होता है और यूरिक का किन प्राणियों के द्वारा उत्सर्जन होता है। इनमें अमोनिया है सर्वाधिक आविष यानी कि टॉक्सिक है और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। यूरिक अम्ल कम आवेश है और जल की मात्रा कम मात्रा के साथ निष्कासन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया कहते हैं। अनेक अस्थिल मछलियां, उभयचर और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जी प्रकृति के हैं। यहां से याद रखना आप, अस्थिल मछलियां हैं, उभयचर है और जलीय कीट है, ये क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। यहां से इस लाइन को आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। ये क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया सरलता से घुलनशील है, इसलिए आसानी से अमोनिया आयनों के रूप में शरीर की सतह और मछलियों के कलोम की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। यानी कि अमोनिया क्या होती है, आसानी से घुलनशील है, इसकी वजह से जो मछलियां होती है उसकी कलोम है, गिल है, जो श्वसनीय अंग है, वहां से भी ये विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। इस उत्सर्जन में वर्ग की कोई अहम भूमिका नहीं होती है। यानी कि जब ये प्राणी है जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं तो इसमें जो वर्क होती है कि कोई भूमिका नहीं रहती है, यानी कि विसरण के द्वारा अपने शरीर से ही क्या करते हैं
उत्सर्जन कर सकते हैं। इन प्राणियों को क्या कहते हैं? अमोनियो उत्सर्जी कहते हैं, अमोनोटेलिक कहा जाता है। तो यहाँ से आप क्या याद रखोगे, कौन कौन से जीव है? यहाँ देखो, अस्थिल मछलियां, उभयचर और जलीय कीट। यहाँ से आपको पूछ ले कि ये जो उत्सर्जन की प्रक्रिया कौन सी होती है, तो अमोनीकृत होती है इसमें, ठीक है, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। स्थलीय आवास में अनुकूल हेतु जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम आवेश नाइट्रोजनी अपशिष्टों जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु, जहां पर क्या होता है, जल की मात्रा बहुत कम होती है और जल की हानि के लिए, यानी कि जल शरीर से बाहर ना निकले, इसकी वजह से क्या होती है, यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन क्या क्या करते हैं, बहुत कम मात्रा में करते हैं। स्तनधारी कई उभयचर और समुद्री मछलियां मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। उभयचर है, समुद्री मछलियां है, मुख्यतः क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और ऊपर भी यही दे रखा है, देखो, अस्थिल मछलियां, उभयचर और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जी प्रकृति के हैं। थोड़ा सा आपको अंतर करना होगा। यहां से अगर प्रश्न बनेगा, ठीक है, यहां से अगर प्रश्न बनेगा तो इन्हीं लाइनों को उठाया जाएगा। इन लाइनों को आप अच्छी तरह से याद कर लेना। यहाँ पर स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियां दे रखा है, यहाँ पर अस्थिल मछलियां दे रखा है। वो मुख्य रूप से क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और साथ में यहाँ पर जलीय कीट दे रखा है। यहाँ से अलग से अगर प्रश्न बने तो ये पूछा जा सकता है कि जलीय कीट में उत्सर्जी है किस प्रकृति की होती है, तो अमोनिया उत्सर्जी करते हैं ये, ठीक है, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। और स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियां यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और इसको क्या कहते हैं, यूरिया उत्सर्जन या यूरोटेलिक कहते हैं। इन प्राणियों में उपापचय क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है और जिसे वर्कों द्वारा निस्संदन के पश्चात उत्सर्जी कर लिया जाता है। हालांकि सभी प्राणियों में अमोनिया होती है, परंतु यहाँ से क्या होता है, यकृत पाया जाता है। इनमें यकृत के माध्यम से क्या होता है, इसमें अमोनिया को क्या कहते हैं, यूरिया में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। वर्कों के साथ ऐसे निस्संदन की क्रिया होती है। वर्कों में रक्त छनता है। जब रक्त छनेगा तो यहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो क्या करते हैं, यूरिया के माध्यम से शरीर से उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। चलिए, ये आप दो लाइनें याद रखना। यहाँ से यूरिया उत्सर्जन कौन कौन करते हैं और अमोनिया का उत्सर्जी प्रकृति किस किन में पाई जाती है, ये दो ही यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बन रहे हैं। अगर प्रश्न आएंगे तो सेम टू सेम आपको लाइनें हैं जो देखने को मिलने वाली है, जो पिछले एग्जाम में आई थी। इसकी मैं अलग से एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जल्द ही कि किस पुस्तक से कौन कौन से प्रश्न आए थे। टेक्स्ट बुक्स है, वहीं से प्रश्न सारे के सारे बने थे। जो 9th से लेकर 12th तक की बुक है वहां से सारे के सारे प्रश्न बने थे। तो एनसीईआरटी पढ़ना क्यों आवश्यक है, तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि 6 से लेकर 11th की आपके पास टाइम काफ़ी बड़ा है। 6 से लेकर 11th की जो बुक्स है एनसीईआरटी की, उनमें से आपके जो टॉपिक है उनके आप शॉर्ट नोट्स बना लो, नोट्स भी बना सकते हो। मैक्सिमम 1 महीने का टाइम अगर उन बुक्स पर दे दो तो पूरे नोट्स आपको शानदार तरीके से तैयार हो जाएंगे और आप 30 में से 30 अंक प्राप्त कर सकते हो। याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं सारे सारे। वर्कों के अधात्री मैट्रिक्स में अपेक्षित प्रासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। सरीसृप है, पक्षी है, स्थलीय घोंघे और कीटों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल, ये याद रखना। यहाँ से सरीसृप है, पक्षी है, मोस्टली पक्षियों के बारे में पूछा जाता है कि पक्षी है अपशिष्ट, नाइट्रोजनी अपशिष्ट किस रूप में निकालते हैं, यूरिक अम्ल के रूप में निकालते हैं। स्थलीय घोंघे है और कीट है, नाइट्रोजन अपशिष्ट यूरिक अम्ल है। यहाँ से इनको अलग अलग आप लिख लेना। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करते हैं, यूरिया का कौन करते हैं, और अमोनिया का उत्सर्जन कौन कौन करते हैं। यहाँ से आपका प्रश्न ये बनेगा तो आपका गलत नहीं होने वाला। यूरिया अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है और ये यूरिक अम्ल उत्सर्जी यानी कि यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अधिकांश अकशेरुकियों में यह संरचना सरल नलिकाकार के रूप में होती है, जबकि कशेरुकियों में जटिल नलिकाकार के अंग होते हैं जिन्हें वृक्क कहते हैं। इन संरचनाओं के प्रमुख रूप से ठीक नीचे दिए गए, देखो यहाँ से पिछली बार रीट मुख्य परीक्षा में देखो यहाँ से प्रश्न इतनी 5-7 लाइनें दे रखी है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न जो मिलान वाला प्रश्न आया था यहाँ से आया था। देखो अधिवर्क
यानी कि प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिकाएं या प्लेटीहेल्मिन्थेस चपटे कर्मी जैसे प्लेनेरिया। यहां से प्रश्न बना था एक कि प्लेनेरिया का उत्सर्जी अंग कौन है? ज्वाला कोशिकाएं हैं। रोटीफल कुछ एनेलिड है, सेफेलोकोर्डेट, एप्सिकॉक्स आदि में उत्सर्जी संरचना के रूप में पाए जाते हैं। इनके अलावा आप इनको याद कर लेना, रोटी पर कुछ एनलीड वगैरह होते हैं, सिफ्लोकोडेट है, ठीक है, उत्सर्जी संरचना के रूप में ज्वाला कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती है। अधिवरक प्राथमिक रूप से आयनों व द्रव के आयतन नियमन जैसे प्रासरण नियम से संबंधित है। एक तो ये था आपका, सेकंड ये था, देखो केंचुए एवं अन्य एनलीड में नलिकाकार उत्सर्जी अंग जो वर्गाकार पाए जाते हैं, नलिकाकार होते हैं, नलिकाकार उत्सर्जी अंग यानी कि वर्क पाई जाती है केंचुओं में। वर्कक नाइट्रोजनी अपशिष्टों को उत्सर्जित करने तथा द्रव और आयनों का संतुलित बनाने के लिए सहायता करते हैं। कौन करते हैं? वर्कक होते हैं। तिल चट्टों में देखो, तिल चट्टों में क्या पाया जाता है? मेल पेगी नलिकाएं पाई जाती है। ये प्रश्न एक बार तो आ गया और अन्य परीक्षा में भी आपको मिल सकता है, याद रखना कि तिल चट्टों में उत्सर्जी अंग कौन सा आता है? मेल पेगी नलिकाएं होती है कॉकरोच या तिल चट्टा में। केंचुए में क्या होता है? वर्कक होता है या नलिकाकार उत्सर्जी अंग वर्कक, ठीक है, नलिकाकार उत्सर्जी अंग वर्कक होता है। वर्कक किसमें होता है? केंचुए में होता है, केंचुए में। याद रख सकते हो वर्कक कैसे केंचुआ, ठीक है, वर्कक कैसे केंचुआ। इसमें एक दो याद होंगे तो आपको, और अन्य भी दे दी जाए तो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे प्लिनेरिया है, ज्वाला कोशिकाएं हैं, केंचुए हैं, वर्कक है, तिलचट्टा है, मेलपीगी नलिकाएं हैं, और झिंगा या प्रोन है, उसमें क्या है? श्रृंगिंग ग्रंथियां है। कौन है? श्रृंगिंग ग्रंथियां है या हरित ग्रंथियां उत्सर्जन का कार्य करते हैं, ठीक है। श्रृंगिंग ग्रंथियां या इसको इनको क्या कह सकते हैं? हरित ग्रंथियां है। ये क्या करती है? उत्सर्जन का कार्य करती है। यहां से पूरा पूरा प्रश्न यहां से आपके बना था। चलिए नेक्स्ट है मानव उत्सर्जन तंत्र है। इसके कौन कौन से अंग है उत्सर्जन के और किस प्रकार की उत्सर्जन की क्रिया इसके अंदर होती है? देखो मानव का उत्सर्जन अंग यहां पर दे रखा है। ये क्या है? वर्क है। ये वर्क वाहिनियां हैं, मूत्र वाहिनी है, यहाँ पर मूत्र है, यहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है और यहाँ पर मूत्र मार्ग होता है और यहाँ से इसके अपशिष्ट के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। वर्क क्या करता है? रक्त को छानता है। रक्त की छनन की प्रक्रिया होती है और अपशिष्टों को होती है यहाँ से मूत्र की नलिकाओं के माध्यम से मूत्राशय में इकट्ठा करती है और वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। मनुष्यों में उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वर्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग का बना होता है। वर्कक सेम के बीज की आकृति के घेरे भूरे लाल रंग के होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि किस आकार के होते हैं? सेम की बीज की आकृति होती है। देखो सेम की जो बीज होते हैं उसी प्रकार का क्या होते हैं? वर्क होती है। ये अंतिम वक्ष्य और तीसरी कटी कशेरुका के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होती है। और वयस्क मनुष्य में प्रत्येक वर्ग की लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेमी और चौड़ाई 5 से 7 सेमी होती है और मोटाई 2 से 3 सेमी तथा भार लगभग तथा 120 से 170 ग्राम होता है भार। जैसे वर्ग का भार अपने बड़ा ये यकृत का बढ़ाता है, यकृत का भार कितना होता है? 1.2 kg से 1.5 kg होती है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत होती है। इसी प्रकार वर्ग का भार कितना होता है? 120 से 170 ग्राम होता है। वर्ग के केंद्रीय भाग को भीतरी अवतल कॉनकेव सतह के स्तर में एक खांच होती है जिसमें हाइलम कहते हैं। इसे होकर मूत्र नलिका रक्त वाहिनी का तंत्रिका प्रवेश करती है और हाइलम के भीतरी और कीप के आकार का संरचना होती है जिसे वर्कीय श्रोणी पेल्विस कहती है तथा इसमें निकलने वाले प्रक्षेपण प्रोजेक्शन को चषक या कैलिक्स कहते हैं। चषक या कैलिक्स कहते हैं। ये कुछ विशेषताओं के बारे में बता रखा है। केवल यहाँ पर याद रखना वर्क है जो प्रमुख मानव का उत्सर्जी अंग है। केवल यहाँ से आपको यहाँ याद रखना, यानी कि कुछ वैसा और इसकी विशेषताओं के बारे में बता रखा है। अब देखो यहाँ से वर्क की बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होते हैं। वर्क के दो भाग होते हैं, बाहरी वल्कुट कोटेक्स और भीतरी मध्यांश मेडुला। यहाँ से इनको याद रखना। कोटेक्स के वर्क के निम्न में से कौन से भाग है? कोटेक्स और मेडुला होता है, याद रखना। कोटेक्स और मेडुला होते हैं इसके प्रमुख भाग है, कोटेक्स और मेडुला।
ये देखो यहाँ से कैलिक्स होता है, कैलिक्स जिसको चुस्क बोलते हैं। वर्क धमनी है, वर्क सीरा है। इस प्रकार हृदय में जो वर्क धमनियाँ और शिरा पाई जाती है, उसी प्रकार भी ये शुद्ध रक्त को यहाँ पर आने में आती है, जाती है, ठीक है। यहाँ से रक्त चलन क्रिया होती है। वर्क पेल्विस है, मूत्रवाहिनी है, यहाँ से मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्र इकट्ठा होता है मूत्राशय के अंदर। वलकुट है, वर्क आवरण जो पाए जाते हैं, और बर्तनी स्तंभ वगैरह इसके कुछ ये भाग दे रखे हैं। तो याद रखना दो भाग है, कोटेक्स और मेडुला होते हैं, बाहरी वलकुट और भीतरी मध्यास। मध्यास कुछ शंकुआकार पिरामिड है, मध्यास पिरामिड, ये देखो ये रहा मध्यास पिरामिड, यानी कि मेडुला भाग जो है ये दे रखा है यहाँ से, इस प्रकार का भाग जो कि चस्कों में फैले रहते हैं। वलकुट मध्यास पिरामिड के बीच फैलकर वर्क स्तंभ बनाते हैं, जिन्हें बर्तनी स्तंभ कहते हैं। ये क्या करते हैं, बर्तनी स्तंभ है। यहाँ ये क्या हो गया, बर्तनी स्तंभ हो गया। प्रत्येक वर्ग में लगभग 10 लाख जटिल नलिका संरचना वर्काणु नेफ्रॉन पाई जाती है, जो कि इसकी क्या क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ये प्रश्न बनता है, वर्ग की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या, वर्काणु या नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन मोस्टली बनता है, नेफ्रॉन याद रखना, नेफ्रॉन होता है। प्रत्येक वर्काणु के दो भाग होते हैं, जिन्हें गुच्छ, ग्लोमेरुस या वर्क नलिका कहते हैं। ये दो भाग हो गए आगे वर्काणु के। तो यहां तक आप याद रखना, वर्क के दो भाग कौन कौन से हैं, कोटेक्स भाग और मेडुला किसके भाग है, वर्क के हैं। और वर्काणु के कौन से हो गए आगे चलकर, ग्लोमेरुस और वर्क नलिका हो गए। गुच्छ है यानी कि ग्लोमेरुस वर्कीय धमनी की शाखा अभिवाहित धमनियों से बनी कोशिकाओं कैपिलरी का एक गुच्छ है। ग्लोमेरुस से रक्त अपवाहित धमनियां द्वारा ले जाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर इनके भाग के द्वारा किया जाता है, रक्त को ले जाया जाता है। यहाँ तक आप नेफ्रॉन के बारे में, कोटेक्स और मेडुला के बारे में ये याद रखना। यहाँ से 2 प्रश्न आपके बनते हैं। ये आपके दे रहेगा रक्त वाहिनियां है, वाहिनियां और नलिका प्रदर्शित करता हुआ एक नेफ्रॉन है। ये नेफ्रॉन हो गया, ठीक है, ये नेफ्रॉन हो गया। यहाँ पर इस प्रकार रक्त की प्रक्रिया चलती है और रक्त के चलन की क्रिया होती है। ये क्या, बोमन स्फुट है या मेल पिगी काय या वर्क कार्पसल होता है। वर्क नलिका दोहरी झिल्ली युक्त प्याले नुमा बोमेट स्फुट से प्रारंभ होती है, जिसमें भीतरी कुछ होता है, कुछ और बोमेन स्फुट मिलकर मेल पिगी काय अथवा वर्क कणिका कॉर्पस बनाते हैं। बोमन स्फुट से एक अति कुंडलित पीपस सम्मिलित नलिका पीसीटी प्रारंभ होती है। इसके बाद वर्काणु में हेयर के पिन के आकार के हैंडले लूप पाया जाता है। याद रखना, हैंडले लूप किससे संबंधित है, ये वर्क से संबंधित है। और ये क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए सहायता प्रदान करता है। इसमें आरोही व अवरोही भुजा होती है। आरोही व अवरोही भुजा किसमें होती है, हैंडलिंग लूप में होती है। आरोही भुजा एक और अति कुंडलित नलिका दुरुस्त संवलित नलिका से प्रारंभ होती है। तो होती है, एक आरोही भुजा, एक अवरोही भुजा होती है। इसमें बोमन स्फुट में होती है। अनेक वर्काणु की दुरुस्त संवलित नलिकाएं एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती है और अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर चस्कों यानी कि कैलेक्स के बीच स्थित मध्यास पिरामिड से गुजरती हुई वर्कीय श्रोणी में खुलती है। वर्काणु की वर्क कणिका, समीपिस्थ संवलित नलिका, दुरुस्त संवलित नलिका आदि वर्क के वलकुट भाग में, जबकि हैंडल लूप मध्यास में स्थित होती है। यहाँ पर कुछ विशेषताओं के बारे में इसके दे रखा है, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बन रहा है। अधिकांश वर्काणु के हैंडलिंग लूप बहुत छोटे होते हैं और मध्यास में बहुत कम दस रहती है, यानी कि हैंडलिंग लूप क्या होते हैं, छोटे होते हैं अधिकांश वर्काणु में। ऐसे वर्काणु को वलकुटीय वर्क कहते हैं। कुछ वर्काणुओं के हैंडलिंग लूप बहुत लंबी होती हैं तथा मध्यास में काफी गहराई तक होते हैं। कुछ छोटे और कुछ बड़े होते हैं, जिन्हें सानिध्य मध्यास वर्काणु या जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। कुछ में निकलने वाली अफवाही धमनियां वर्कीय नलिका के चारों ओर सूक्ष्म कोशिकाओं का जाल बनाती है, इसे परिनालिका कोशिका जाल कहते हैं। इस जाल से निकलने वाली एक सूक्ष्म वाहिका हैंडल लूप के समांतर चलते हुए यू आकार की संरचना वासा रेक्टा बनाती है। वलकुटीय वर्काणु में वासा रेक्टा या तो अनुपस्थित या अधिक स्रावित होती है। ये कुछ विशेषताओं के बारे में बता रखा था, यहाँ से मोस्टली कोई प्रश्न नहीं बन रहा था। अब देखिए यहाँ से मूत्र निर्माण। मूत्र निर्माण में 3 प्रमुख प्रक्रिया होती है, गुच्छीय निस्यंदन, पुनः अवशोषण और श्रवण, जो वर्काणु के विभिन्न भागों में होती है। इसको याद रखना है। प्रमुख कौन कौन सी है इसे, गुच्छ निस्यंदन,
फिर पुनः अवशोषण होता है और श्रवण जो वर्गाणुओं के विभिन्न भागों में होते हैं। ये याद रखना, मूत्र के निर्माण में तीन प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में केशिका गुच्छ द्वारा क्या होता है, रक्त का निस्संदन होता है। इसमें क्या करती है, केशिका गुच्छ होती है, ये क्या करती है, रक्त का निस्संदन करती है, रक्त को क्या करती है, छानती है, रक्त को छानने का कार्य करती है, जिससे गुच्छ या गुच्छ निस्संदन कहते हैं। यहां से आपको प्रथम चरण में पूछ सकता है कि रक्त का निस्संदन किसके द्वारा होता है, कोशिका गुच्छ द्वारा, याद रखना है। वर्कों द्वारा प्रति मिनट औसत 1100 से 1200 मिलीलीटर, यानी कि एक मिनट में लगभग 1100 मिलीलीटर से लेकर 1200 मिलीलीटर, यानी कि लगभग 1 लीटर 100 ग्राम से लेकर 1 लीटर 200 ग्राम तक रक्त का निस्संदन किया जाता है। एक मिनट के अंदर ऐसा होता है, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5वें भाग के बराबर है। 1 मिनट में देखो, आपने देखा था पहले, रक्त क्या करता है, जैसे नीले के द्वारा 1 मिनट में 5 लीटर, लगभग 5 लीटर रक्त बाहर निकाल रहा था, ठीक है। और यहां पर 1/5वें भाग के बराबर ये चलन क्रिया करता है। गुच्छ की केशिकाओं का रक्त दाब रुधिर का 3 परतों में से निस्संदन करता है। ये 3 परतें हैं। गुच्छ की रक्त कोशिका के आंतरिक उपकला, बोमेन स्पिट की उपकला तथा इन दोनों परतों के बीच पाई जाने वाली आधार झिल्ली बोमेन स्पिट की उपकला कोशिकाएं पदाणु पोडोसाइट कहलाती है, जो विशेष प्रकार से विनिश्चित होती है, जिससे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं। इन्हें निस्संदन खांच द्वारा, खांच इंदन यानी कि सेप्ट पोर कहते हैं। इन झिल्लियों में से रुधिर इतनी अच्छी तरह क्षमता है कि जिसे रुधिर के प्लाज्मा के प्रोटीन छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छनकर सपूट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इसे परा निस्संदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। वर्का द्वारा प्रति मिनट निस्संदित की गई मात्रा गुच्छीय निस्संदन दर कहलाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह दर 125 मिलीलीटर प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन है। यानी कि कितने क्षरण की क्रिया करती है, देखो 180 लीटर प्रतिदिन को छानती है। गुच्छ निस्संदन द्वारा रक्त का क्षरण तो होता है, कितना होता है, 180 लीटर प्रतिदिन, ये याद रखना आप, 180 लीटर प्रतिदिन होता है। गुच्छ निस्संदन की दर के नियमन के लिए वर्कों द्वारा क्रिया विधि अपनाई जाती है। गुच्छीय आसन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रिया विधि संपन्न की जाती है। यह विशेष संवेदी उपकरण अविवाही तथा अपवाही धमनियों के संपर्क स्थल पर दुरुस्त सम्मिलित नलिका की केशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। कुछ निस्संदन दर से गिरावट इन आसन गुच्छ केशिकाओं को रेनिन के स्राव के सक्रिय बनाती है, जो वृक्कीय रुधिर का प्रभाव बढ़ाकर कुछ निस्संदन दर को पुनः सामान्य दर को करती है। प्रतिदिन बनने वाले निस्संदन के आयन 180 लीटर प्रतिदिन की उत्सर्जित मूत्र 1.5 लीटर, यानी कि मूत्र का निर्माण कितना होता है, 1.5 लीटर से तुलना की जाए तो यह समझा जा सकता है कि 99% निस्संदन को वर्क नलिकाओं का द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है, जिन्हें पुनः अवशोषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ से 180 लीटर प्रतिदिन का निस्संदन होता है यहाँ से, और उत्सर्जित मूत्र कितना होता है, लगभग 1.5 लीटर होता है, 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर। यह कार्य वर्क नलिका की उपकला कोशिकाएं अलग अलग खंडों में सक्रिय तथा निष्क्रिय क्रिया द्वारा करती है। उदाहरणतः निस्संदन पदार्थ जैसे ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, सोडियम है इत्यादि सक्रिय रूप से परिवहन से पुनरावशोषित कर लिए जाते हैं, यानी कि दोबारा इनको रक्त में क्या किया जाता है, पुनरावशोषित कर ले जाते हैं। जबकि नाइट्रोजन निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। वर्गाणुओं के प्रारंभिक भाग में जल का पुनरावशोषण निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। याद रखना, जो वर्गाणु है उसके प्रारंभिक भाग में क्या होता है, जल का पुनरावशोषण निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं निस्संदन में हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया जैसे पदार्थों को स्रावित करती है। नलिकाकार श्रवण भी मूत्र निर्माण का एक प्रमुख चरण है, क्योंकि यह शारीरिक तरल आयन अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, यहाँ से ये याद रखना, 180 लीटर है प्रतिदिन कितना करता है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट कितना करता है, प्रति मिनट 180 मिलीलीटर है। ठीक है, निस्संदन की क्रिया होती है, और अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन होता है। ये 2-3% यहाँ से बन रहे हैं, और बाकी इसमें विशेषताओं के बारे में समझा रखा है।
अब देखिए वर्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य देखो क्या है। वर्क नलिका है, इसके विभिन्न जो भाग है वो कार्य क्या करते हैं। समीपस्थ समलिका नलिका देखो, यह नलिका सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला से बनी होती है जो पुनर्अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये याद रखना, वर्क की कौन सी नलिका है जो पुनर्अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य करती है। समीपस्थ सम्मिलित नलिका, ये याद रखना। लगभग सभी आवश्यक पोषक पदार्थ तत्व जैसे तत्व 70 से 80% विद्युत अपघट्य और जल का पुनः अवशोषण इसी भाग द्वारा होता है। समीपस्थ समलिक नलिका शारीरिक तरलों के पीएच तथा आयनीय संतुलन को इसमें बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन प्लस और अमोनिया आयनों का निस्संदन में स्त्रव और हाइड्रोजन कार्बोनेट का पूर्ण अवशोषण भी यहाँ से किया जाता है। क्षेत्र वाला याद रखना, क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य कौन करती है, समीपस्थ सम्मिलित करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा इसमें ठीक है पोषक पदार्थों को ग्रहण किया जा सके। हेलने का लोप, अरोही भुजा में न्यूनतम पूर्ण अवशोषण होता है। दो प्रकार की भुजा होती है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस भाग में, वर्ग के किस भाग में अरोही भुजा व अवरोही भुजा होती है। तो याद रखना हेलने के लोप में अरोही व अवरोही भुजा होती है। इसमें अरोही जो भुजा होती है वो क्या करती है, न्यूनतम पुनरावशोषण का करती है। यह भाग मध्यांश में उच्च उत्तराकाशी तरल की प्रसारणता के नियमन से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेलने की लूप की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है। याद रखना, जल के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है, परंतु विद्युत अपघट्य के लिए सक्रियता से या धीरे धीरे पारगम्य होती है। नीचे की ओर जाते हुए निस्संदन को साधन करती है। अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है। ठीक है, दोनों ही भुजा होती है। अवरोही भुजा भी जल के लिए अपारगम्य होती है और आरोही भुजा भी क्या होती है, जल के लिए अपारगम्य होती है। लेकिन विद्युत अपघट्य का अवशोषण सक्रिय एवं निष्क्रिय रूप से करती है। जैसे जैसे सांद्र निस्संदन ऊपर की ओर जाता है वैसे वैसे विद्युत अपघट्य के मध्यांश तल में जाने से निस्संदन तनु हो जाता है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो पूर्ण अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य समीपस्थ सम्मिलित नलिका करती है। हेलने के लूप में दो प्रकार की ठीक है और भुजा होती है, इसमें आरोही भुजा और अवरोही भुजा होती है, जिसमें से आरोही भुजा होती है न्यूनतम पूर्ण अवशोषण करती है। ठीक है, और ये जल का अपारगम्य होती है, जल के लिए अपारगम्य होती है दोनों ही, आरोही भुजा और अवरोही भुजा। ये 3-4 प्रश्न आप याद रखना। ये देखो यहाँ से तो है, ये है समीपस्थ सम्मिलित नलिका जो पौष्टिक पदार्थों का क्या करती है, अवशोषित करती है। और दूरस्थ सम्मिलित नलिका ये है पौष्टिक पदार्थों का सम्मिलित समीपस्थ सम्मिलित नलिका के द्वारा किया जाता है। ये हेलने की लूपी अरोही भुजा, देखो हेलने की लूपी ये अरोही भुजा है, अवरोही भुजा है। ठीक है, हेलने के पास की अवरोही भुजा का मोटा खंड है। देखो अरोही भुजा यहाँ पर नहीं दे रखी है। अब देखो यहाँ से दूरस्थ सम्मिलित नलिका DCT विशिष्ट परिस्थितियों में सोडियम और जल का कुछ पूर्ण अवशोषण इस भाग में होता है। दूरस्थ सम्मिलित नलिका रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन का पीएच बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट का पूर्ण अवशोषण एवं हाइड्रोजन और पोटेशियम और अमोनिया का चयनात्मक संवहन करते हैं। संग्रह नलिका देखो, यह लंबी नलिका वर्ग के वलकुट से मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है। यह भाग मध्यांश की अंतरकाशी की प्रसारणता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को वृक्क मध्यांश तक ले जाने का कार्य करते हैं। यह पीएच के नियमन, हाइड्रोजन और पोटेशियम आयनों के चयनात्मक श्रवण और रक्त में आयनों का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रमुख भूमिका निभाने का कार्य करती है। देखो जल का एक बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित होता है, संग्रह नलिका में। याद रखना, इस भाग में संग्रह नलिका में जल का सबसे बड़ा हिस्सा जो सबसे ज्यादा जल है अवशोषित किसके द्वारा किया जाता है, संग्रह नलिका द्वारा किया जाता है। यहां तक ये याद रखना, संग्रह नलिका है। अब देखिए निस्संदन क्षणिक को सांद्र करने की क्रियाविधि देखो। स्तनधारी सांद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं। इस कार्य को हेनली लूप और वासारेक्टा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो स्तनधारी वो क्या करते हैं, सांद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं और इस कार्य को प्रमुख भूमिका कौन निभाते हैं, हेनले का लूप और वासारेक्टा। हेनली लूप की दोनों भुजाओं में निस्संदन का विपरीत दिशाओं में प्रभाव होता है, जिसमें लग प्रतिधारा उत्पन्न होती है। वासारेक्टा की दोनों भुजाओं में रक्त का बहाव भी प्रतिधारा प्रतिरूप पैटर्न में होता है। हेनले लूप वासारेक्टा के बीच के नजदीकी तथा उनमें प्रतिधारा मध्यासी अंतराकाशी मेडुलरी इंटरस्टिशियम के
प्रासरण दाब को विशेष प्रकार के नियमन करती है। प्रासरण दाब मध्यांश के बाहरी भाग से भीतरी भाग की ओर लगातार बढ़ता जाता है, जैसे कि वलकुट की ओर 300 एमओसम लीटर से आंतरिक मध्यांश में लगभग 1200 एमओसम लीटर। यह प्रवणता सोडियम क्लोराइड तथा यूरिया के कारण बनती है। अन्य सेल का प्रवहन हेनलिक लूप, ये हेनलिक लूप का और वासा एकटा महत्वपूर्ण भूमिका करवाता है किसमें, स्तनधारी सांद्रित मूत्र का उत्पादन करने में। याद रखना, ये लाइन याद रखना, स्तनधारी सांद्रित मूत्र का उत्पादन करने में सबसे भूमिका निभाते हैं वो हेनलिक लूप और वासा रेक्टा। हेनलिक लूप है और वासा रेक्टा है। ये नेफ्रॉन और वासा रेक्टा द्वारा निर्मित प्रतिधारा प्रभाव क्रियाविधि दे रखा है। ठीक है, इस क्रियाविधि को समझा रखा है। यहाँ पर थोड़ा समझ में तो नहीं आ रहा क्या कुछ दे रखा है, परंतु ठीक है, मेन अपने प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से बनते हैं, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज वगैरह है थोड़ी सी हार्ड है। अवरोही भुजा द्वारा होता है, जिसमें हेनलिक लूप की अवरोही भुजा के साथ विनिमय किया जाता है। सोडियम क्लोराइड है अंतराकाश को वासा रेक्टा के अवरोही भुजा द्वारा लौटा दिया जाता है। इस प्रकार यूरिया की कुछ मात्रा हेनलिक लूप के पतले अवरोही भाग में विषण द्वारा प्रविष्ट होता है, जो संग्रह नलिका द्वारा अंतराकाशी को पुनः लौटा दी जाती है। उपरीत वर्णित पदार्थों का परिवहन हेनलिक लूप तथा वासा रेक्टा की विशेष व्यवस्था द्वारा सुगम बनाया जाता है। अब देखिए, ये याद रखना, परिवहन जो है हेनलिक लूप तथा वासा रेक्टा की विशेष व्यवस्था द्वारा सुगम बनाया जाता है। इसे प्रतिधारा क्रियाविधि कहते हैं। प्रतिधारा क्रियाविधि का मतलब क्या है, इसमें कौन सी भूमिका निभाते हैं, कौन कौन है, हेनलिक लूप और वासा रेक्टा है। यह क्रियाविधि मध्यांश के अंतराकाशी की प्रवणता को बनाए रखती है। इस प्रकार की अंतराकाशीय प्रवणता संग्रह नलिका द्वारा जल के सहज अवशोषण में योगदान करती है और निस्यंदन का सांद्रण करती है। धन का क्या करती है, सांद्रण करती है। सांद्रण करती है। हमारी वर्क प्रारंभिक निस्यंदन की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक सांद्रण मूत्र उत्सर्जित करती है। यह निश्चित ही जल के ह्रास को रोकने की मुख्य क्रियाविधि है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें वर्क क्रियाओं का नियमन देखो किस प्रकार होता है। वर्क क्रियाओं का नियमन है, वर्कों की क्रियाविधि का नियंत्रण और नियमन हाइपोथैलेमस के हार्मोन की पुनर्भरण क्रियाविधि खनिज गुच्छ उपकरण और कुछ सीमा तक हृदय द्वारा किया जाता है। देखो हाइपोथैलेमस जो होते हैं, हाइपोथैलेमस के हार्मोन की पुनर्भरण की क्रियाविधि द्वारा, इसमें जो वर्कों की इनके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है वो क्या करता है, वर्कों की क्रियाविधि का नियंत्रण करता है और नियमन करता है। तो कहां से हार्मोन स्रावित होता है, हाइपोथैलेमस से, याद रखना। शरीर में उपस्थित प्रासरण ग्राहियां रक्त आयतन, शरीर तरल आयतन और आयनीय सांद्रण में बदलाव द्वारा सक्रिय होती है। शरीर से मूत्र द्वारा जल का अत्यधिक ह्रास मूत्रलता या डायूरिसिस इन ग्राहियों को सक्रिय करता है, जिससे हाइपोथैलेमस प्रति मूत्र हार्मोन, एंटीडायरेटिक हार्मोन एडीएचआ हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीस हार्मोन जिसको बोला जाता है, और न्यूरो हाइपोफाइसिस और वेसोप्रेशन के श्रावण हेतु प्रेरित करता है। एडीएस नलिका के अंतिम भाग में जल के पुनरावशोषण को सुगम बनाता है। यहां से ये प्रश्न आपके एक आया था। और यानी कि एडीएस नलिका के अंतिम भाग में जल के पुनरावशोषण सुगम बनाने का कार्य कौन करता है, कौन सा है, वेसोप्रेशन है। वेसोप्रेशन का स्त्राव करता है, याद रखना, वेसोप्रेशन। ये प्रश्न आपके यहां से एक बना था, वेसोप्रेशन, ठीक है, बनता है और मूत्रलता को रोकता है, कि मूत्र की मात्रा को अत्यधिक जो बाहर निकलती है उसको रोकने का कार्य करती है। शरीर तरल के आयतन में वृद्धि और प्रसारण ग्रहियों को निष्क्रिय कर देती है। एडीएस हार्मोन हाइपोथैलेमस से प्रति मूत्र हार्मोन कौन सा है, एडीएस हार्मोन है, ठीक है, और न्यूरोहाइपोसिस को वेसोप्रेशन के स्त्राव को हेतु प्रेरित करती है। और पुनः भ्रण को पूरा करने के लिए एडीएस के श्रवण का निरोध करती है। एडीएस वर्क के कार्यों को रक्त वाहिनियों पर संकुचनीय प्रभाव द्वारा भी प्रभावित करता है। इसमें रक्त दाब बढ़ जाता है, रक्त दाब बढ़ जाने से गुच्छ प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे जीएफआर बढ़ जाता है। जेजीए की जटिल नियमनकारी भूमिका है। गुच्छीय रक्त प्रवाह, गुच्छीय रक्त
दाब JVFR में गिरावट के जेजी रेनिन को मुक्त करती है। रेनिन मुक्त में उपस्थित एंटी एजियोटेसिनोजन और एंजियोटेंसिन फर्स्ट और बाद में एंजियोटेंसिन द्वितीय में बदल जाती है। एंजियोटेंसिन द्वितीय एक प्रभावकारी वाहिका संकीर्ण वेसोकस्ट्रिक्चर और गुच्छेद रुधिर दाब तथा GFR को बढ़ावा करती है। एंजियोटेंसिन द्वितीय अधिवृक्क वलकुट को एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्राव के लिए प्रेरित करती है। एल्डोस्टेरोन के कारण नलिका के दुरुस्त भाग में सोडियम और जल का पुनर्अवशोषण होता है। ये याद रखना, सोडियम और जल का पुनर्अवशोषण नलिका के दुरुस्त भाग में, नलिका के दुरुस्त भाग है उसमें सोडियम और जल का जो पुनर्अवशोषण होता है किसकी वजह से होता है? एल्डोस्टेरोन की वजह से। एल्डोस्टेरोन हार्मोन है उसकी वजह से होता है। और ये कहां से स्रावित होती है, कौन करता है? एंजियोटेंसिन द्वितीय अधिवृक्क है वलकुट को क्या करता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्रावण के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसको आपको याद रखना होगा, इतना याद रखना, एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है इसका प्रमुख कार्य याद रखना, नलिका के दुरुस्त भाग में सोडियम और जल का पुनर्अवशोषण निम्न में से कौन सा हार्मोन करता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन करता है। ये इतना याद रखना। इसमें भी रक्तचाप तथा GFR में वृद्धि होती है। यह जटिल क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि कहलाती है। हृदय के अलिंदों से अधिक देर के बहाव को अलिंदीय नेट्रियूरेटिक कारक ANF स्रावित करती है और ANF से वाहिका विसारण, रक्त वाहिका का विसारण होता है। ये कुछ यहाँ पर विशेषताओं के बारे में बता रखा है, यानी कि और यहाँ से केवल आपको इसको याद रख लेना। यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। अब देखिए इसमें रक्तदाब कम हो जाता है। इस प्रकार ANF क्रियाविधि है जो रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि पर नियंत्रण का कार्य करती है। तो देखो मूत्रण की क्रिया प्रकार चलती है। वर्क द्वारा निर्मित मूत्र में मूत्राशय में जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने पर संग्रहित रहता है। यानी कि जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र है हमारी माइंड का, वहां तक ये ऐच्छिक क्रिया है। जब तक वो चाहेगा तब तक मूत्राशय में क्या रहेगा? इकट्ठा रहेगा। तब उसकी इच्छा होगी तो बाहर त्याग दिया जाता है। मूत्राशय में मूत्र भर जाने पर उस के फैलने के फलस्वरूप यह संकेत उत्पन्न होता है कि मूत्राशय भित्ति से इन अवयवों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक भेजा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय की चिकनी पेशियों के संकुचन तथा मूत्राशय अवरोधनी के शीतलन हेतु एक प्रेरक संदेश देता है, जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। मूत्र उत्सर्जन की क्रिया मूत्रण कहलाती है और इसे संपन्न करने वाली तंत्रिका क्रियाविधि मूत्रण प्रतिवर्ती कहलाती है। एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1 से लेकर 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। मूत्र एक विशेष गंध युक्त जलीय तरल है जो हल्के रंग का पीला और थोड़ा अम्लीय होता है। अम्लीय याद रखना, इसकी अम्लता की मात्रा कितनी होती है? मूत्र की pH कितनी होती है? pH 6, जो कि थोड़ा अम्लीय है। और औसतन प्रतिदिन 25 से लेकर 30 ग्राम यूरिया उत्सर्जन करता है। इसको याद रखना। मनुष्य द्वारा प्रतिदिन यूरिया का उत्सर्जन कितना किया जाता है? 25 से 30 ग्राम। 25 से 30 ग्राम यूरिया का क्या किया जाता है? उत्सर्जन किया जाता है। विभिन्न अवस्थाएं मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित करती है। मूत्र का विश्लेषण वर्कों के कई उपापचयी विकारों और उनके ठीक से कार्य न करने की कुशक्रियां जैसे रोग निदान में मदद करता है। उदाहरण के लिए मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति, मूत्र में अगर ग्लूकोज की उपस्थिति है इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया। तथा कीटोन काय की उपस्थिति, कीटोन यूरिया, मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस के लक्षण हैं। डायबिटीज मेलिटस के लक्षण है। ये यहां से इंपॉर्टेंट लगा लेना आप क्वेश्चन, ठीक है, कि डायबिटीज मेलिटस क्या है? वो अलग है डायबिटीज एक, ठीक है। अपने बढ़ते हैं मधुमेह में रोग हो जाता है। ये यहां से रक्त में क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो क्या बोल दिया? डायबिटीज मेलिटस बोल दिया, ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। यानी कि अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और कीटोन की उपस्थिति है तो इसको क्या कहेंगे? डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, जो किसके लक्षण है? मधुमेह के लक्षण है, याद रखना। तो साथ में याद रखना, ये भी याद रखना, ग्लूकोज की उपस्थिति है मूत्र में, इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं।
और मूत्र में कीटोन की उपस्थिति है उसको कीटो यूरिया बोलते हैं, कीटोन यूरिया बोलते हैं। ये दो यहाँ से याद रखना, ये मोस्ट यहाँ से प्रश्न आपके बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्सर्जन में अन्य अंगों की क्या भूमिका है, कौन कौन से जो अंग है तो भूमिका निभाते हैं उत्सर्जन में। वर्कों के अलावा फुफ्फुस, यकृत और त्वचा भी क्या करते हैं, उत्सर्जी अवशिष्टों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। हमारे फेफड़े प्रतिदिन भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो लगभग 200 मिली, ठीक है, प्रति मिनट और जल की पर्याप्त मात्रा का निष्कासन करते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, पीत का स्राव करती है जिसमें बिलरुबिन, बिलवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, निम्नलिखित स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन और ओस्ट होते हैं। यहां से आप याद रख सकते हो, देखो स्टेरॉयड हार्मोन देखो एक अलग से आ गया। ये सभी को पता है कि पीत का स्राव करती है जिसमें पीत में होता क्या क्या, ये सभी को पता है कि बिलरुबिन होते हैं, बिलवर्डिन होते हैं, परंतु ये अधिकांश को पता नहीं होगा स्टेरॉयड हार्मोन भी होता है इसके अंदर। हार्मोन कोलेस्ट्रॉल हो गया, निम्नलिखित थोड़ी मात्रा में स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन तथा औषध तत्व, ये भी आप अच्छी तरह से इनको याद कर लेना, पीत रस में क्या क्या होता है। इन अधिकांश पदार्थों को अंततः मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियां और तेली ग्रंथियां भी स्राव द्वारा कुछ पदार्थों का निष्कासन करती है। ये त्वचा में पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियां द्वारा निकलने वाली पसीना एक जलीय द्रव है, इसमें नमक, कुछ मात्रा में यूरिया, लैक्टिक अम्ल आदि होते हैं। हालांकि पसीने का मुख्य जो कार्य है वाष्पीकरण द्वारा शरीर सतह को ठंडा करना होता है, ये भी ध्यान रखना। पसीने का मुख्य कार्य वाष्पीकरण की सहायता से शरीर को ठंडा करने का कार्य होता है। लेकिन यह ऊपर बताया कि कुछ पदार्थों के उत्सर्जन भी सहायता करते हैं, कुछ पदार्थों को उत्सर्जन भी करते हैं और शरीर को ठंडा करने का भी कार्य पसीने के द्वारा किया जाता है। तेल ग्रंथियां सीबम द्वारा कुछ स्टेरोल, हाइड्रोकार्बन एवं मोम जैसे पदार्थों का निष्कासन करते हैं। ये स्राव त्वचा को सुरक्षात्मक तेलीय कवच प्रदान करती है। क्या आप जानते हैं कुछ नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन लार द्वारा भी होता है। लार के द्वारा भी कुछ नाइट्रोजन अपशिष्टों का निष्कासन लार द्वारा भी होता है, ये याद रखना। देखो यहाँ से कुछ अलग ही प्रश्न बन रहे हैं। देखो लार के द्वारा भी याद रख लेना, यहाँ से लार के द्वारा भी नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है, ठीक है। ये श्वेत ग्रंथि है, तेली ग्रंथि है, ये भी क्या है दक्षिणादि माध्यम से क्या करती है, उत्सर्जन करते हैं। तो तेली ग्रंथि है सीबम द्वारा, ये याद रखना। तो तेली ग्रंथि किसके द्वारा, सीबम द्वारा कुछ स्टेरोल, हाइड्रोकार्बन एवं मोम जैसी पदार्थों का निष्कासन करते हैं। इन लाइनों को भी आप अच्छी तरह से याद कर लेना। और लार भी नाइट्रोजन अपशिष्टों का निष्कासन करते हैं। अब देखिए वर्क विकृतियां, वर्क से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। वर्कों की कोशिका के फलस्वरूप रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है जिसे यूरेमिया कहते हैं, जो कि अत्यधिक हानिकारक है। यह वर्कपात के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। इसमें मरीजों में यूरिया का निष्कासन हेमोडायलिसिस, रक्त अपवहन द्वारा होता है। रक्त अपवहन हेमोडायलिसिस के प्रक्रम में रोगी की धमनी से रक्त निकालकर, रोगी की जो धमनी है वहां से रक्त निकालकर उसमें हिमरिन का कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का न जमना का कार्य होता है। इस तरह कोई थक्का रोधी मिलाकर अपवहनकारी इकाई में भेजा जाता है। याद रखना, अपवहन के माध्यम से क्या होता है, कृत्रिम वर्क, ठीक है, कार्य करते हैं। इसमें कृत्रिम वर्क कहते हैं। इस इकाई में कुंडलित सेलोफेन नली होती है और यह ऐसे द्रव से घिरी रहती है जिसका संगठन नाइट्रोजनी अपशिष्टों का छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। छिद्र युक्त सेलोफोन झिल्ली से अपवहनी द्रव में अणुओं का आवागमन सांद्र प्रवणता के अनुसार होता है। अपवहन द्रव में नाइट्रोजन अपशिष्ट अनुपस्थित होते हैं। अंततः ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं और रक्त के शुद्ध करते हैं। शुद्ध रक्त में हेपरिन विरोधी डालकर उस रोगी की शिराओं द्वारा पुण्य शरीर में भेज दिया जाता है। और यह विधि संसार में यूरेमिक व्याधि में हजारों पीड़ितों को एक वरदान है। यूरेमिक व्याधि कौन सी क्रिया, अपवहन की क्रिया, अपवहन की क्रिया यूरेमिक जो व्याधि है रोग उसी के लिए किया जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि वर्कों की कुछ क्रिया के कारण, वर्कों की कई बार अच्छी तरह से क्रिया न करने के कारण क्या होता है, यूरिया के एकत्रित हो जाता है, उसी वजह से ये क्रिया करनी पड़ती है। अब देखिए वर्क की क्रियाहीनता, ये क्या है, देखो
वर्क की क्रियाहीनता को दूर करने के लिए अंतिम उपाय वर्क प्रत्यारोपण है, यानी कि उस वर्क को हटाकर, किडनी को हटाकर दूसरी किडनी लगा दी जाए। प्रत्यारोपण में मुख्यतः निकट संबंधी दाता के क्रियाशील वर्क का उपयोग किया जाता है। इसमें प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र उसे अस्वीकार नहीं करे। आधुनिक क्लिनिक विधियां इस प्रकार के जटिल सफलता की ओर बढ़ जाती है, यानी कि वर्क अगर काम ना करे तो दूसरा वर्क भी, अगर कोई दान दाता है, कोई दे सकता है वर्क, वो लगा दिया जाता है। रीनल कैलकुलाई, वर्क में बनी पथरी या अघुलनशील क्रिस्टलत लवण के पिंड जैसे ओक्जल आदि, इसको क्या कहते हैं। यहां से इतना याद रखना, वर्क में बनी पथरी, इतना याद कर लेना, वर्क में बनी पथरी को क्या कहेंगे, रीनल कैलकुलाई कहते हैं। रीनल कैलकुलाई क्या है, वर्क में बनी पथरी है। वो एक है ग्लोमेलोनेफ्राइटिस से कुछ शोध के, वर्क के कुछ शोध की प्रभाव करता। ठीक है, चलिए ये हो गया अपना चैप्टर पूरा उत्सर्जन वाला। और अपने इसमें जाना कि कौन कौन से प्रश्न आपके बन सकते हैं, जो मैंने प्रश्न बताए हैं उनको आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, यहाँ से डायरेक्ट आपके प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार के आपके प्रश्न रीट मुख्य परीक्षा में बन सकते हैं। और इसके अलावा इनमें जो परीक्षा होती है रीट के बारे में बहुत सारे प्रश्न जाते हैं, तो मैंने बताए हैं, लगभग ज़्यादा तो नहीं है, 20-25% इसमें शायद तक बन रहे हैं, मेन में प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक्स होती है उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड होती है, थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल हो जाता है, 1-2 बार पढ़ते हैं तब समझ में आता है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगी एक्सोन क्लासेज पर और नानक क्लासेज। ठीक है, नानक क्लासेज चीफ सर चैनल। ठीक है, पर दोनों पर इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। जो मैंने यहाँ पर थोड़ा येलो से कर रखा है, ये भी, ये आप पढ़ लेते हो तो काफ़ी आपके लिए इतना। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके बन जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।